वाटर रिलेशंस में जब हम रेनफॉल के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में कि वायुमंडलीय आर्द्रता किस प्रकार से पादपों के लिए उपयोगी रहती है। जल की कुछ मात्रा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में सदैव उपस्थित रहती है। इस अदृश्य वाष्प के रूप में विद्यमान वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है उसको आर्द्रता कहते हैं, और वायु में जो वास्तविक जलवाष्प की मात्रा होती है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब जब जल का वाष्पन होता है तो 100% पानी वर्षा के रूप में या वर्षण के रूप में पृथ्वी पर पुनः नहीं आ पाता है, और कुछ मात्रा वायुमंडल के अंदर उपस्थित रह जाती है, और वह जो उपस्थित मात्रा है वह जल वाष्प कहलाती है, जो कि वायुमंडल में सदैव उपस्थित रहती है। इस जो वाष्प है, अदृश्य वाष्प के रूप में जो विद्यमान वायुमंडल में नमी है उसको आर्द्रता कहते हैं, और जो वास्तविक जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल के अंदर पाई जाती है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यह किसी स्थान विशेष की वनस्पति, मृदा जल की मात्रा, वहाँ के तापक्रम, वहाँ दाब और वायु उद्भासन पर निर्भर करती है। किसी भी एरिया की ह्यूमिडिटी क्या होगी, यह कई चीज़ों पर निर्भर करती है। वहाँ की वनस्पति पर, वहाँ के मृदा जल का जो लेवल है उसके ऊपर, वहाँ के तापक्रम पर, वहाँ के दाब पर इत्यादि पर। तो ऐसी स्थिति में जब वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम संभावित मात्रा मौजूद होती है, तब इस प्रकार के वायुमंडल को विशेष ताप और दाब पर सैचुरेटेड या संतृप्त कहा जाता है। मतलब जब वायुमंडल में मैक्सिमम जलवाष्प उपस्थित रहती है, मैक्सिमम जलवाष्प पाई जाती है, तो उस कंडीशन में उसको सैचुरेटेड, पूर्ण या संतृप्त वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल के पूर्ण संतृप्त होते ही जल का संघनन होने से कुछ मात्रा वर्षा के रूप में, ओस के रूप में, ओले के रूप में, बर्फ के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिरने लगती है। मतलब जब वायुमंडल सैचुरेट हो जाता है, वायुमंडल के अंदर जलवाष्प सैचुरेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जल की जो मात्रा है वह संघनित हो जाती है, संघनित होना शुरू कर देती है, और वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में, ओस, ओले या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है। इस प्रकार संतृप्त वायुमंडल अधिक आर्द्रता को ग्रहण नहीं कर सकता है, और इससे वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन क्रियाओं में भी गिरावट आती है। परंतु जब वातावरण शुष्क होता है तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यदि वायु में उपस्थित निरपेक्ष आर्द्रता स्थायी हो तो तापमान बढ़ने से अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो जो वायुमंडल की आर्द्रता है यह तापमान के गिरने बढ़ने पर भी निर्भर करती है। जब वायुमंडल में सैचुरेशन हो जाता है जलवाष्प का, तो जलवाष्प संघनित होकर पृथ्वी पर वर्षण के रूप में गिरती है। बारिश, ओले, ओलावृष्टि, ओस या बर्फ के रूप में गिरती है। और जब शुष्क वातावरण रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, उस कंडीशन में वायुमंडल में जलवाष्प सैचुरेटेड नहीं होता है, और वहाँ पर वो उसमें वाष्पन की प्रक्रिया होती है। जब तापमान में गिरावट आती है तो यह क्षमता कम हो जाती है। वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा को आपेक्षित आर्द्रता द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। किसी निश्चित तापक्रम पर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की कुल मात्रा एवं इसके तापमान पर वायुमंडल को संतृप्त करने के लिए जरूरी जलवाष्प के अनुपात को आपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है। मतलब एक निश्चित तापक्रम पर वायुमंडल में कितनी जलमात्रा उपस्थित है और उस मात्रा को सैचुरेट करने के लिए कितनी मात्रा की और आवश्यकता है, तो जो और आवश्यकता है उसको अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। तो जरूरी जलवाष्प के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं।
अपेक्षित आर्द्रता को नम एवं शुष्क बल्ब तापमान से भी मापा जा सकता है। ड्राई और वेट जो थर्मोमीटर होता है उसके द्वारा हम इसको नाप सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वायुमंडलीय आर्द्रता का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की अमाउंट को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में कुछ जल वाष्प उपस्थित रहता है। 100% रेनफॉल नहीं हो जाता है। जब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो वह सैचुरेटेड कहलाता है। जब वह सैचुरेटेड हो जाता है तो जल की बूंदें संघनित होकर वर्षा के रूप में या वर्षण के रूप में, वर्षण के अन्य प्रकार के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती हैं। तो वहाँ पर एक निश्चित मात्रा में वायुमंडल में वाष्प की मात्रा रह जाती है। उस वाष्प की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। जब वायुमंडल में तापमान बढ़ता है तब उसकी आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जब वायुमंडल में तापमान गिरता है तो आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता में कमी आ जाती है। यहाँ पर एक और टर्म दी गई है, अपेक्षित आर्द्रता। अपेक्षित आर्द्रता क्या है? किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की कुल मात्रा एवं इसी तापमान पर वायुमंडल को संतृप्त करने के लिए ज़रूरी जल वाष्प के अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑन प्लांट्स के ऊपर वायुमंडलीय आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडल में जो नमी होती है यह पृथ्वी पर उपस्थित पादप जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करती है। विशेषकर अनेक जैविक क्रियाओं की दर वायुमंडलीय आर्द्रता के द्वारा प्रभावित होती है। संक्षेप में पादप जीवन पर वायुमंडलीय आर्द्रता का कई तरह से प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं। सबसे प्रथम, अनेक पादप प्रजातियां जैसे कि अधिपादपीय ऑर्किड्स, लाइकेन्स, मॉस इत्यादि जो छोटे और नम पौधे होते हैं वह सीधे ही वायुमंडलीय नमी को अवशोषण कर सकते हैं। इनके अंदर रूट सिस्टम डेवलप नहीं होता है ज़्यादा, तो ये वायुमंडल में उपस्थित नमी को पत्तियों के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं। कुछ पौधे की पत्तियां ओस की बूंदों का अवशोषण करती है, लेकिन जो ऑर्किड्स हैं उनके लिए जल का जो प्रमुख स्रोत है वह वायुमंडलीय नमी या जलवाष्प ही होती है। इस प्रकार जिस क्षेत्र में वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है, जैसे सघन वर्षा प्रदेशों में, वहाँ पर ही ऑर्किड्स की वैरायटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट में ही ऑर्किड्स की वैरायटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सेकंड है, पेड़ पौधे में वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वह भी वायुमंडलीय आर्द्रता से ही प्रभावित रहती है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर प्रायः वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की कुल मात्रा और इसे संतृप्त करने हेतु आवश्यक जल वाष्प की मात्रा के अंतर के समानुपाती होती है। जैसा कि आप जानते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, जिसको कि निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और इसको संतृप्त करने के लिए जो जल वाष्प की आवश्यकता होती है, जिसको अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं, उसके अंतर के समानुपाती ही होती है। अपेक्षित आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता के बीच के अंतर को वाष्प दाब न्यूनता कहते हैं, वेपर प्रेशर डिफिसिट कहते हैं, और जब ये डिफिसिट ज़्यादा बढ़ जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, किसी स्थान विशेष की वनस्पति के निर्धारण में वहाँ की वायुमंडलीय आर्द्रता का प्रभाव प्रमुख रहता है। जैसे कि कुछ जो पौधे हैं, अपुष्पी पादप जो फर्न्स, मोसेस वगैरह पाए जाते हैं, जो कि घने जंगलों में सरफेस पर उपस्थित होते हैं, जो धरती है उस पर भूमि पर उपस्थित रहते हैं, तो वहाँ पर यह पादप अपनी वाष्प इससे वायुमंडलीय आर्द्रता से ही ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अधिपादपीय लाइकेन की प्रजातियां हैं, कुछ कवक हैं,
जिनकी वृद्धि भी आर्द्रता की उपस्थिति में ही बहुतायत से होती है। चौथा जो है पॉइंट, वायुमंडलीय आर्द्रता के कारण पौधे की अनेक महत्वपूर्ण कार्य की प्रक्रियाएं प्रभावित होती है, क्योंकि अधिक वायुमंडलीय आर्द्रता में पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है और जिससे अप्रत्यक्ष रूप से तापमान में कमी हो जाती है। पौधे की जो कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं वह भी वायुमंडलीय ह्यूमिडिटी के द्वारा बहुत प्रभावित होती है। जब वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है तब लीफ सरफेस के ऊपर पानी रहता है, उस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर सरफेस का जो लीफ सरफेस का टेम्परेचर जो है तापमान है वो कम हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, और इस वजह से जब टेम्परेचर में कमी आ जाती है तो कई तरह की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं, कार्य की प्रक्रियाएं जो हैं वह भी प्रभावित होती है। अब वायुमंडलीय आर्द्रता का एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। जब अधिक नमी होती है तो यह अपने हानिकारक प्रभाव भी पेड़ पौधों, मनुष्यों इत्यादि पर देखा जा सकता है। इनका हानिकारक प्रभाव किस रूप में? वायुमंडल में जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो सजीवों में कवक व जीवाणु जनित रोगों की आवृत्ति बढ़ जाती है। कई तरह की फंगल डिजीजेस, कवक जनित रोग, कई तरह की बैक्टीरियल डिजीजेस, जीवाणु जनित रोग पेड़ पौधों में वायुमंडलीय आर्द्रता की उपस्थिति में ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कवक और बीजाणु को ग्रो करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए भी वायुमंडलीय आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो जब इन आर्द्रता की वायुमंडल में अधिकता होती है तो इस तरह के रोग पादपों के अंदर आ सकते हैं। तो यह एक नेगेटिव इफेक्ट है वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होने का। थैंक्स बच्चों, स्टूडेंट्स, आई होप you will learn from this chapter। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।